हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एनडी कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग भारतीय संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? जैसा कि हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा है कि भारत में चुनाव कराने के लिए एक संवैधानिक संस्था का गठन किया गया है। उस संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। यह निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक एवं अस्थायी संस्था है। देखिए, संवैधानिक और अस्थायी संस्था है। संवैधानिक संस्था, देखिए संविधान में जब भी आप पढ़ेंगे तो दो प्रकार की संस्थाएं मिलेंगी। एक होंगी संवैधानिक और दूसरी होंगी गैर संवैधानिक। संवैधानिक संस्थाएं उनको कहा गया है जिनका संविधान के किसी भाग अथवा अनुच्छेद में उल्लेख है। जैसे आपका वित्त आयोग अनुच्छेद 280, एक वित्त आयोग हो गया। क्या है? संवैधानिक संस्था है। एक योजना आयोग हो ही गया आपका योजना आयोग, ये भी संवैधानिक संस्था अनुच्छेद 324। इसी तरीके से संघ लोक सेवा आयोग, क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, ये अनुच्छेद आपका 315। इस तरीके से बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। एक अलग चैप्टर ही आएगा इसमें पढ़ने के लिए। इस तरीके से गैर संवैधानिक संस्था वे संस्थाएं होती है जिनका संविधान के किसी अनुच्छेद अथवा भाग में उल्लेख नहीं है। उनका गठन बाद में जो है केंद्रीय सरकारों द्वारा किया गया है। जैसे आपका योजना आयोग, एक योजना आयोग क्या है? योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक, चूंकि योजना आयोग का उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसका गठन बाद में सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा संसद में किया गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर देखिए, जो संसद के दोनों सदनों के चुनाव, जो निर्वाचन आयोग है ना, इस संसद के दोनों सदनों के, संसद का चुनाव, इसी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा राज्य विधानमंडल में दोनों सदन हो गया, विधानसभा और विधान परिषद, इतने चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? तो ये है निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग भी दो है, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग है और दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग संबंधित जो अनुच्छेद है आपका 324 है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है? अगर आपसे पूछ लेगा तो संसद के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, इसके अलावा विधानमंडल के दोनों सदनों के चुनाव, ये कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। इसका उल्लेख अनुच्छेद में 324। इसी तरीके से प्रत्येक राज्य में भी राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन जो राज्य स्तर पे जो निर्वाचन आयोग होता है उसको कहा जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या कहा जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका ये जो चुनाव कराता है ना, दो चुनाव कराता है। एक पंचायत के चुनाव कराता है
और दूसरा जो चुनाव कराता है निकाय चुनाव। निकाय का मतलब नगर पालिका चुनाव। पंचायत का चुनाव कराने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ जो प्रावधान किया गया था पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रावधान किया गया था भारत संविधान में, वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा उसको जोड़ा गया। और जो शहरी व्यवस्था यानी कि नगर निकाय नगर पालिका संबंधी प्रावधान किया गया था, उसको ये 74वां संविधान संशोधन, ये दो चीजें हैं, 73वां संविधान संशोधन और 74वां। जो पंचायतों का चुनाव और नगर निकाय का चुनाव, ये चुनाव कराने की जो संस्था जिम्मेदार होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। अब राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित अगर यहाँ पर अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद आप क्या बताएंगे यहाँ पर? पंचायतों के चुनाव के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के है। इसी तरीके से नगर निकाय के लिए, नगर पालिका के लिए जो चुनाव कराने का जो प्रावधान किया गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, वो किस अनुच्छेद में है? वो है 243 ZA। 243 ZA, क्षमा करिएगा दोस्तों, एक बार हम लोग ये अनुच्छेद 200 यहाँ पर देखिए 243 ZA 243 ZA, ठीक, ये अनुच्छेद है। तो यहाँ पर जो अभी हमने बताया इसमें अनुच्छेद 324 को याद करना है। 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है वो याद करना है। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है वो याद करना है। इस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 243 के और यहाँ पर 243 ZA में है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन शायद यही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आपका कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद? यही अनुच्छेद हो जाएगा 324, ठीक। अगर भाग पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? भाग बताएंगे 15। हालांकि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग, भारत में निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? वही सवाल यहां पर फिर से रिपीट किया गया है। चौथा देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर देखिए जो निर्वाचन आयोग है ना, ये जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग ये 3 सदस्यीय होता है। क्या है ये? 3 सदस्यीय। 3 सदस्यीय का मतलब इसमें एक होते हैं अध्यक्ष होते हैं, या इसको कहा जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य सदस्य होते हैं, इनको अन्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है। जो मुख्य होता है उसको मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, और 2 अन्य जो सदस्य होते हैं उनको केवल चुनाव आयुक्त कहा जाता है। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करने का जो प्रावधान है, यानी कि जो प्रावधान है वो संसद बनाती है, यानी कि नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान, चूंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, ये संसद बनाती है प्रक्रिया। किस नियम नियमावली से राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे? वो संसद प्रक्रिया बनाएगी, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगर पूछा जाए सीधे
नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और नियुक्त करने की जो प्रक्रिया होगी, किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति इसका निर्वाचन करेंगे, जो नियुक्त करेंगे, तो संसद बनाएगी। अब जो अन्य दो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर करता है। देखिए अब उत्तर देख लेते हैं यहाँ पर व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं, इनका कार्यकाल। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी है। हालांकि उसका जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष होगा, लेकिन अगर 65 वर्ष उसकी आयु हो जाती है, चाहे उसका कार्यकाल 6 वर्ष हुआ हो अथवा ना हुआ हो, वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। यानी कि इनमें से जो भी दो पहले हो ये होगा। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष है या 62 वर्ष है, दोनों में से जो भी पहले हो, दोनों में से जो भी पहले हो उनका कार्यकाल पूरा माना जाएगा। 1990 तक, ठीक, 1990 तक, जो 1989 तक, 1989 तक जो निर्वाचन आयोग होता था ना, एक सदस्यीय होता था। क्या होता था, एक सदस्यीय होता था। 1990 में इसको बना दिया गया 3 सदस्यीय। क्या बना दिया गया, 3 सदस्यीय राष्ट्रपति। देखिए चुनाव आयोग में सदस्यों की जो संख्या है उसको समय अनुसार या जरूरत के अनुसार उसमें वृद्धि की जा सकती है। जैसे अभी 3 सदस्य हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो 3 से अधिक भी सदस्य हो सकते हैं। तो ये जो प्राधिकार है, जो अधिकार है इनकी संख्या में वृद्धि करने का, वो किसको है, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो इनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सवाल अगला। पांचवा सवाल लिखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे अन्य चुनाव आयुक्त, दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। हालांकि उनका कार्यकाल अलग हो सकता है, लेकिन उनके पावर समान है, उनको मिलने वाली सुविधाएं भी समान है, उनको मिलने वाले वेतन भत्ते भी समान है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये जो है आपका कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि वेतन में भी समानता है। पहला गलत। दूसरा देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। हाँ ये भी सही है, ये सही है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान में जो संवैधानिक पद है ना, उनको एक वरीयता क्रम प्रदान किया गया है। एक चैप्टर भी है संविधान में, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक वरीयता क्रम प्रदान किया गया, जैसे राष्ट्रपति को प्रथम वरीयता दी जाती है संवैधानिक पद में। तो यहाँ पर जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ये भारत के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनका जो रैंक होता है, उनका वरीयता होता है 9। उनका वरीयता क्रम क्या है, अगर पूछ लेगा आपसे कभी, तो उनका वरीयता क्रम क्या है, वो 9 है। ठीक है, 9 नंबर पर उनका वरीयता क्रम। चूंकि वरीयता क्रम में दोनों को समान रखा गया है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और भारत के उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनको एक ही वरीयता क्रम में रखा गया है।
उनको समान माना गया है। तो यहाँ पर 9A वरीयता क्रम है इसका, ये जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सॉरी मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वरीयता क्रम क्या हो जाएगा, 9A हो जाएगा। ठीक, तो ये है मुख्य। अगला देखते हैं, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। हाँ, ये भी सही है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाने की वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, उसको कौन हटा सकता है, उसको संसद हटा सकती है, उसको अपने पद से अपदस्थ कर सकती है, कौन, संसद कर सकती है। और इसकी जो प्रक्रिया है किस आधार पर है, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में, और ये किस आधार पर लाया जाएगा, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा हटाने के लिए, और उसको 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, संसद में। अगर ऐसा संसद करती है तो वो मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश भी वही प्रक्रिया है, वो अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। यही प्रक्रिया सेम अपनाई जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई गई है, केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को, जबकि जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए ये प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। उनको किस आधार पर हटाया जा सकता है, उनको राष्ट्रपति हटा सकता है, उनको राष्ट्रपति ही हटा देगा। किसकी सिफारिश पर, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटा देगा। हटाने के लिए अधिकृत कौन है, राष्ट्रपति। ठीक इस तरीके से यहाँ पर दूसरा, तीसरा सहयोग, चौथा देखते हैं, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो। यहाँ 62 नहीं, यहाँ 65 होना चाहिए। देखिए एक चीज ये भी लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है, चुनाव आयुक्त यहाँ पे लिखा, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए। अगर ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो, इस चुनाव आयुक्त का मतलब यहाँ पर ये नहीं स्पष्ट लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त है कि अन्य चुनाव आयुक्त है, लेकिन इसके पहले जितने भी ऑप्शन हैं ये सब में मुख्य चुनाव आयुक्त लिखा है, इसका मतलब हम ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त ही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये केवल चुनाव आयुक्त है, अच्छा हाँ, तब भी तो ये देखिए यहाँ केवल 5 वर्ष लिखा गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 वर्ष होना चाहिए। अगर ना 6 वर्ष होता तो ये भी सही हो जाता, इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पर 2 और 3 ऑप्शन सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते समान है, उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं जो भी पहले हो, तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। वही बात है जो यहाँ पर देखा गया। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां देखेंगे तब 7वां। छठवां क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। हाँ, वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं तो समान है। अगला देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल
पद ग्रहण करने की तारीख से भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। हाँ, ये भी सही है, दूसरा सही है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्याग दे सकते हैं। नहीं, यहाँ ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे अन्य चुनाव आयुक्त हो, वो जो त्याग देंगे, पद त्याग देंगे यानी त्याग पत्र देंगे, वो किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को। इसलिए यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है तथा उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता तक होता है। इस प्रकार कथन 1 2 सही है। कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त किसी भी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष गलत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये भी गलत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो ये सही है आपका। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, तो वही अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए यहाँ पर एक गलत है, मुख्य न्यायाधीश नहीं होना चाहिए, ये भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए, ये सही है यहाँ। इसलिए ऑप्शन इसमें कोई सही नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं व्याख्या। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सम्मान प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 324(5) के परंतु के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीत से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। वरीयता क्रम के जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान 9वां है, जो अभी हम लोगों ने इसके पहले चर्चा किया था, 9वां है, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 ये पर आते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम स्थान 6ठा है। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में 4थे स्थान पर तथा राज्य विधानसभा अध्यक्ष 14वें स्थान पर। इस प्रकार अष्ट पर दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें आप करनी है।
ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है 9 और 9A। यहाँ पर एक चीज और मिल गया है कि लोकसभा अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका, और लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का जो है वरीयता क्रम समान है, दोनों का वरीयता क्रम कितना है, 6वां। ये यहाँ पर सवाल पूछ सकता है। ठीक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जानना। राज्यपाल चौथे स्थान पर अपने अपने राज्य में, जिस राज्य में राज्यपाल पद पर नियुक्त है। इसके अलावा राज्य का जो स्पीकर होता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होता है, वो अपने राज्य में 14वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा गलत, राष्ट्रपति द्वारा गलत, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार। यहाँ ये सही है, डी सही है। लेकिन यहाँ पर सी आंशिक रूप से सही है, पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन सी डी में से ज्यादा डी सही होगा। क्यों? क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जा सकता है वो संसद में लाया जाएगा, और संसद में लाने के लिए जो अधिकृत है संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य में से आप हो सकता है सरकारी सदस्य हो या गैर सरकारी सदस्य हो, दोनों लोग हो सकते हैं। तो अगर मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव लाया गया है तो ये सही हो जाएगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि कैबिनेट के लोग ही उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाए। सरकार में जो संसद में विपक्ष के लोग हैं वो भी तो ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ज्यादा सही होगा। हालांकि सी भी सही माना गया, देखिए यहाँ पर बी और डी, हाँ बी और डी माना गया है, यहाँ पर सी नहीं माना गया। देखिए हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, बी और डी। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से पद से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को लिए हटाने के लिए उड़ित है। तदनुसार साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वही चीज लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो संसद हटा देगी, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको कैसे हटाया जा सकता है? उनको सीधे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर वैसे ज्यादातर सही तो डी होना चाहिए, लेकिन बी को भी माना गया है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। संसद और राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व तो क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अब हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि जो है जो निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 में जिसका विवरण है वो कौन कौन से चुनाव कराता है? संसद का चुनाव कराता है, ये सही है। इसके अलावा राज्य विधानमंडलों का भी चुनाव कराता है, ये भी सही है। दोनों का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। इसके अलावा 2 चुनाव और रख लीजिए यहाँ पर, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। ये 2 चुनाव, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। ठीक, तो यहाँ पर 2 चुनाव कराता है। अब इन जो सभी चुनाव कराता है ना, ये चारों प्रकार के चुनाव, ये इसकी जिम्मेवारी है कि वो क्या है, स्वतंत्र चुनाव कराए और निष्पक्ष चुनाव कराए। अब ये तो कथन हो गया, कथन तो सही है मान लीजिए। अब कारण, कथन का जो कारण क्या हो सही है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, तो ये तो उतना सही नहीं लग रहा है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास, कार्यपालिका का मतलब यहाँ पर हो गया सरकार। क्या ऐसा है? सरकार के पास अधिकार है। अगर सरकार के पास अधिकार है
तो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य है ना, निर्वाचन आयुक्त, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, कहीं न कहीं वो सरकार के दबाव में रहेंगे। इसलिए ही यह व्यवस्था की गई है, क्योंकि संवैधानिक निकाय है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से काम कर सके। इसलिए उनको हटाने के लिए जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है ना, ये निर्वाचन आयुक्त, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा? संसद में प्रस्ताव। तो ये संसद हटा सकती है, कार्यपालिका नहीं हटा सकती। तो यहाँ पर इस हिसाब से तो ये कथन कारण गलत हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त का मतलब अन्य निर्वाचन आयुक्त है, अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य को छोड़कर, इसका अर्थ यह है अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटा सकता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? कार्यपालिका का ही अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का ही अध्यक्ष होता है। इस लिहाज से तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, तो ये गलत हो जाता। अगर ये अन्य निर्वाचन आयुक्त, इसका मतलब ये इनका इशारा इस तरफ है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त है, तब ये उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर संशय है, इसमें स्पष्ट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या व्याख्या में क्या दिया है। हाँ, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ये का। हाँ, ये भी सही है कि यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए स्वतंत्र है, आपको शक्तियां दी गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको हटाने का अधिकार सरकार को दे दिया गया है। तो आप सरकार के कहीं न कहीं सरकार द्वारा नियंत्रित रहेंगे, निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद और तथा विधानमंडलों की निर्वाचन निष्पक्ष चुनाव हेतु स्वतंत्र आयोग का गठन किया गया है। कथन ये सत्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद उसी रीत से हटा सकती है जिस रीत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर हटा सकता है। स्पष्ट है कि कारण आर भी सत्य है। इस आधार पर कारण कथन की व्याख्या नहीं कर सकता है। वस्तुतः प्रश्न में भाषा तथा विश्लेषण के कारण भ्रम भी है। निर्वाचन आयुक्तों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी शामिल किया जाए, तब कारण गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आगे देखते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त में निहित है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार संसद में निहित है, तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार भी अप्रत्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से संसद या विधायिका में निहित। इस विश्लेषण के आधार पर भी आर गलत होगा। कारण आर गलत होगा। अगला सवाल देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। हाँ, ये सही है, 2/3 बहुमत सदन में पास होना चाहिए प्रस्ताव को। उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से। हाँ, ये भी तो सही है। उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, यही प्रक्रिया है। इस तरीके से दोनों सही हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत, ये तो प्रक्रिया दिया गया, दोनों में से कौन सही लगाएंगे? ज्यादा सही यही है।
इसलिए यहाँ पर बी लगाना चाहिए। हालांकि ये भी आंशिक रूप से सही है, लेकिन बी यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, नहीं, राष्ट्रपति उनको पदच्युत नहीं कर सकता है, उनको संसद पदच्युत कर सकती है, इसलिए गलत हो गया। मंत्रि परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ये भी गलत है, राष्ट्रपति नहीं हटा सकता उनको। अगला देख लेते हैं। निर्वाचन आयुक्त तो हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, नहीं। निर्वाचन आयुक्त का मतलब यहाँ पर जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन हटा सकता है? वो राष्ट्रपति हटा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो नहीं हटा सकता, कौन हटा सकता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं हटा सकते, इसलिए भी दोनों गलत हो गया। यहाँ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ये सी सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की कोई भूमिका यहाँ पर नहीं हटाने में। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, क्या कार्य हैं? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना। हाँ, ये सही है, अभी तक तो सही है। जिसे में दो चीजें और जोड़ सकते हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वही कराते हैं। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव कराना, ये भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने की अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कहाँ सिफारिश करता है? राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 के तहत। कब राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल करता है? जब उस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। सबसे पहले कहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? पेप्सू राज्य में। सबसे ज्यादा जो कहां पर राष्ट्रपति शासन अभी तक लगाया गया है? यूपी में, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक, तो यहां पर निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि आपातकाल की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि निर्वाचन आयोग की थोड़ी सी भूमिका होती है, वो हम लोग आपातकालीन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर उसकी आवश्यकता तो नहीं है। अगला देख लेते इस तरीके से, जो 3 गलत हो गया, 1 2 सही हो गया। निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, हाँ ये सही, हम लोगों ने नोट्स में ही पढ़ा था। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? मतदाता सूची तैयार करना, उसका निरीक्षण करना, निर्देशन करना एवं नियंत्रण करना। निर्वाचन सूचियां तैयार करना यानी कि मतदाता सूची तैयार करना, इसको निर्वाचक नामावली भी कहा जाता है। इस तरीके से आपका तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। तो 1 2 4 1 2 4 को इसमें ये सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर देख लेते हैं, व्याख्या में क्या लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक आयोग में निहित होता है, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। विधानमंडलों की चुनाव के लिए उचित उपबंध करने की शक्ति अनुच्छेद 327 के तहत संसद में निहित है। यानी कि विधानमंडलों के जो चुनाव के लिए प्रक्रिया उपबंध करने का अधिकार किसको? संसद को है। किसमें है? ये अनुच्छेद 327 में है। यहाँ पर एक अनुच्छेद और याद कर लीजिए, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 कहता है वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का प्रावधान। वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता कौन करता है? ये निर्वाचन आयोग करता है। और किस अनुच्छेद में है? ये 326। यानी कि सीधे आप कह सकते हैं भारत में मतदाता बनने के लिए जो योग्यता या प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 326 में है।
यहाँ 326 याद करना हो सके। वर्तमान में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। पहले कितना था? 21 वर्ष। वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी था? 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और यह जो 61वां संविधान संशोधन लाया गया, एक समिति गठित की गई थी। उस समिति का नाम था तारकुंडे समिति। कौन सी समिति थी? तारकुंडे समिति। इसकी सिफारिश पर ये जो परिवर्तन किया गया, यानी कि अभी तक 1989 से पहले जिनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती थी, वो लोग मतदान के अधिकार होते थे, उनके पास मतदान का अधिकार होता था। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन ला दिया गया, उसके बाद 18+ वाले भी मतदाता बन सकते हैं। तो यही बात है। चलिए आगे देखते हैं। चौदहवां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? यहाँ पर फंक्शन पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है, कौन कौन से कार्य है। भारत निर्वाचन आयोग संबंधित नहीं है। मतदाता सूची तैयार करने, निर्देशन एवं नियंत्रण, हाँ ये इसका मुख्य कार्य है। संसद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल के चुनाव कराना, हाँ ये भी सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करना, ये भी सही है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये इनका काम नहीं है। प्रावधान का मतलब यहाँ पर प्रक्रिया बनाना, प्रक्रिया का मतलब नियम बनाना, कानून बनाना, और कानून बनाना ये किसका काम है? संसद का काम है। ठीक, अभी हम लोग ने इसके पहले पढ़ा, तो किस अनुच्छेद में है आपका? अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 में यह लिखा गया है कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करने का अधिकार किसको है? ये संसद को है। यानी कि विधानमंडल में, राज्य में जो विधानमंडल होता है, वहां पर चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद 327 में बताया गया है। और इस अधिकार किसको दिया गया है प्रक्रिया बनाने का? संसद को। इस तरीके से ABC सही होगा, D नहीं सही होगा। तो यहाँ पर इनका काम नहीं है निर्वाचन आयोग का। इसके अलावा कुछ और भी काम है निर्वाचन आयोग के, जैसे यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे चुनाव कराना तो इनका काम है ही। इसके अलावा जो राजनीतिक दल होते हैं ना, राजनीतिक दल होते हैं, दलों को मान्यता देना, मान्यता प्रदान करना। मान्यता यानी कि आप देखे होंगे कि राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं राज्य स्तरीय, एक होते हैं राज्य स्तरीय दल, इनको कहा जाता है क्षेत्रीय दल, और दूसरा होता है राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल होते हैं, ठीक। ये अब इनको मान्यता कौन प्रदान करता है? ये निर्वाचन आयोग इनको मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं, राष्ट्रीय दल होते हैं, इनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। और चुनाव के समय जो नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है प्रत्याशियों के द्वारा, उनको भी जो है चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। इसके अलावा मत की गणना करवाता है और चुनाव के परिणाम की घोषणा भी करवाता है, ये जो है निर्वाचन आयोग। इसके अलावा एक और होता है कि आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का प्रावधान भी यही करता है। कौन? निर्वाचन आयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दो कार्य इसमें और हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आपका 103 यहाँ पर याद करना आवश्यक है। अनुच्छेद 103 याद कर लीजिए, और अनुच्छेद 192।
अनुच्छेद 103 क्या कहता है? अनुच्छेद 103 कहता है कि संसद में जो सदस्य होते हैं ना, उनकी अगर अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है तो उनको अयोग्यता के प्रश्न के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से उनको अयोग्य घोषित कर सकता है। किस बात में? अनुच्छेद 103 में लिखा गया है। अनुच्छेद 103 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से राज्य विधानमंडल में राज्यपाल अगर किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करता है, उनकी अयोग्यता से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है, तो यहाँ पर राज्यपाल निर्वाचन आयोग से सलाह लेते हैं। कहाँ पर? निर्वाचन आयोग। तो ये संसद में अगर कोई सदस्य है, उसकी अयोग्यता से संबंधित कोई विवाद हो गया है, तब यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से निर्णय लेते हैं। इस तरीके से राज्य में विधानमंडल के किसी भी सदन में अगर किसी भी सदस्य के संबंध में उसकी अयोग्यता से संबंधित कोई विवाद हो गया है, तब यहाँ पर राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर उसको निर्णय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो वही अभी हम लोगों ने चर्चा किया, भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किस भाग में है? भाग 15। अगर अनुच्छेद यहाँ पर पूछा जाए तो अनुच्छेद 324। ठीक, हालांकि 329 तक है, लेकिन मुख्य रूप से किसका है? 324 तक ही है। चलिए अब आगे देखते हैं। सोलहवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता? लोकसभा होता है, राज्यसभा का भी होता है, राष्ट्रपति का होता है। स्थानीय निकायों का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करता। यहाँ पर देखिए, निर्वाचन आयोग का यहाँ मतलब ये है कि ये जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसकी बात कर रहा है ये प्रश्न में। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये है अनुच्छेद 324 इसकी बात कर रहा है। ये तीनों चुनाव तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। वो कौन कराता है? ये राज्यों में जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वो कराता है। अब ये स्थानीय जो निकाय होते हैं ना, ये दो होते हैं। स्थानीय निकाय में आप दो संस्थाओं को रख सकते हैं। एक हो गया पंचायत का चुनाव, एक पंचायत का चुनाव, और दूसरा हो गया नगर पालिका का चुनाव। नगर पालिका का चुनाव और पंचायत का चुनाव, यानी कि इसका प्रावधान कब किया गया? ये पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, इसमें किया गया। और नगर पालिका ये आपका 74वां संविधान संशोधन है, 74वां है। तो 73वां संविधान संशोधन से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर जो चुनाव कराने के लिए, पंचायतों का चुनाव कराने के लिए जो अधिकृत संस्था कौन सी है? राज्य निर्वाचन आयोग है। और इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 या 243 के, इसको जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के में किसका प्रावधान है? तो जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यानी कि पंचायतों का चुनाव कराने के लिए जो उत्तरदायी संस्था है वो कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग है। उसका प्रावधान अनुच्छेद 243 के में किया गया। इसी तरीके से नगर पालिका में जो है नगर पालिका का प्रावधान या शहरी व्यवस्था या निकाय की व्यवस्था, ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। और यहाँ पर जो चुनाव होता है, नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, या आप कह सकते हैं नगर निगम हो गया, तीनों जो है निकायों का चुनाव कौन कराता है? ये भी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसके लिए जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर अनुच्छेद जरूर याद करिएगा, अनुच्छेद 243 ZA, अनुच्छेद 243 ZA। चलिए आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन।
भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? पहला, निर्वाचन आयोग के कौन से कृत्य मतलब कौन कौन से कार्य हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए चुनाव निर्वाचन कराना। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है, इसका चुनाव निर्वाचन आयोग थोड़ी ना कराता है। इसका जो चुनाव होता है ना, लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। ये लोग आपस में से करते हैं, इसमें निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, हाँ, अगर यहाँ पर देखिए राज्यसभा के सभापति का मतलब अगर उपराष्ट्रपति है तो यहाँ उसका निर्वाचन कराता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरा सही नहीं, इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना। देखिए, यहाँ पर पूछा भारत के निर्वाचन आयोग, इसका मतलब ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहा है। और जो अभी हम लोगों ने चर्चा की है, नगर पालिका और नगर निगमों का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, राज्य का निर्वाचन आयोग, उसको कहा जाता है राज्य निर्वाचन आयोग। ये कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 243 के। और नगर निगमों के लिए, हाँ, नगर पालिका और नगर निगम दोनों के 243 जेडे। तो यहाँ पर ये भी दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, यानी चुनाव से संबंधित कोई संदेह और विवाद हो गया है तो उसका निर्णय कौन करता है? इस थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, फिर आगे चलते हैं। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय यहाँ पर नहीं होता है। अगर चुनाव के बाद कोई विवाद हो जाता है या निर्वाचन चुनाव के दौरान ही कोई विवाद या संदेह होता है तो उसका निर्णय कहाँ होता है? या हाई कोर्ट में होता है या सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? न्यायपालिका अधिकृत है विवाद का निपटारा करने के लिए। तो यहाँ पर आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय है, गलत है, 3 सदस्यीय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। संघ का गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय नहीं करता है। चुनाव का कार्यक्रम कौन तय करता है? चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है। निर्वाचन आयोग तय करता है, गृह मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। हाँ, ये सही है। अगर राजनीतिक दलों के मध्य कोई फूट पड़ गई हो, कोई विभाजन हो गया है, या दो राजनीतिक दल एक होना चाहते हैं, उनका वो विलय करना चाहते हैं ऑप्शन में, या ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी
किसी राजनीतिक दल, दो राजनीतिक दल आपस में एक चुनाव चिन्ह को लेकर भी बात कर लेते हैं, तो ऐसे संबंधित कोई विवाद होता है इस प्रकार से, तो उसका निपटारा निर्वाचन आयोग करता है। अभी देखिए पिछली बार ही एक मामला आया था कि महाराष्ट्र में जो है, जो शिवसेना पार्टी थी, उस पार्टी में आपस में ही विवाद हो गया था सिंबल को लेकर, यानी कि जो उस पार्टी का सिंबल था उसको लेकर के विवाद हो गया था। तो उस विवाद को लेकर बाद में दोनों दलों ने जो है, दोनों भाग जो दल थे ना, उन सब ने निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए कि निर्वाचन आयोग का एक काम और होता है। देखिए जो चुनाव से संबंधित ये अधिसूचना होती है ना, देखिए नोटिफिकेशन होता है, अधिसूचना। जब चुनाव होने वाला होता है तो सबसे पहले जो है एक अधिसूचना जारी होती है, और जिस दिन अधिसूचना जारी होती है उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है देश भर में। ठीक है, अब आचार संहिता एक आदर्श आचार संहिता होती है। यहाँ पर कुछ परिस्थितियां होती है, कुछ शर्तें होती हैं जिनको जो है उस समय सत्तासीन जो पार्टी होती है और राजनीतिक दल होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उन सबको यहाँ पर उसको जो है फॉलो करना होता है, अपनाना पड़ता है, उन सब नियम प्रक्रिया के तहत करना पड़ता है काम। उसको कहा जाता है अधिसूचना, और ये अधिसूचना के साथ ही आचार संहिता लग जाती है। उसके बाद जो है कार्यक्रम जो है चुनाव संबंधित जो कार्यक्रम होता है, किस डेट को जो है नामांकन दाखिल होगा, कितने चरणों में चुनाव होगा, कब काउंटिंग होगी और कब उसका निर्णय डिसीजन सुनाया जाएगा, ये सब जो चुनाव कार्यक्रम इसको कहा जाता है, ये अधिसूचना के साथ ही ये जारी हो जाता है। और अधिसूचना, चुनाव संबंधी जो अधिसूचना जो जारी करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। ये अगर वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित चुनाव है, मतलब कि अगर वो संसद का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है, राज्य विधानमंडलों का चुनाव है, तब वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति करता है अगर केंद्र का चुनाव है। इस तरीके से अगर राज्य स्तर में राज्य निर्वाचन आयोग का काम है तो वो कौन करता है? वहां पर राज्यपाल करता है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति अधिसूचना जो जारी करते हैं, ये तो ठीक है, राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं, लेकिन अधिसूचना की सिफारिश कौन करता है? यहाँ पर भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है, तो कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग अधिसूचना की सिफारिश कौन करता है कि भाई हाँ आप राष्ट्रपति ये लीजिए, अधिसूचना है, इसको आप जो है जारी कीजिए, फला फला डेट को ये करना है। ये कौन जारी करता है? अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति, लेकिन किसके परामर्श पर? तो आप कह सकते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। आगे सवाल आएगा अभी से संबंधित, तो हम लोग वहां देखेंगे। अगला देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है। हाँ सही है, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधायिका के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। ठीक, निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक मतलब सिंबल, चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है उपचुनाव, कहाँ गया? उपचुनाव। देखिए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चुनाव जो होता है ना, वो चुनाव या निर्वाचन होता है, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आम चुनाव, एक होता है क्या? आम चुनाव। और आम चुनाव होता है जो किसी पार्टी, जो सत्तासीन पार्टी है, वो 5 वर्ष जब कार्यकाल पूरा कर लेती है, 5 वर्ष बाद, ठीक, ये इसको जनरल इलेक्शन कहा जाता है। 5 वर्ष बाद सामान्यतः ये कार्यकाल पूरा होने के बाद होता है। जब ये कार्यकाल क्या होता है? पूरा हो जाता है, कार्यकाल पूरा हो जाता है, तब ये चुनाव होता है, उसको कहा जाता है आम चुनाव। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जो सरकार चल रही है, इनका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है। अभी 2024 में इनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा आम चुनाव। ठीक, इसी तरीके से एक चुनाव होता है आपका
उपचुनाव। उपचुनाव, उपचुनाव को कहा जाता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब ये बाई इलेक्शन क्या होता है? उपचुनाव जैसे क्या होता है कि अगर कहीं कोई भी प्रत्याशी जो जीता हुआ है, ठीक है, जो कहीं भी निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है, जो वहां पर जीता हुआ है, यानी कि चुनाव के बाद अगर वो त्याग पत्र दे देता है, अपने निर्वाचन क्षेत्र से त्याग पत्र दे देगा, या जो है उसकी मान लेते हैं मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र मृत्यु या किसी भी प्रकार से वहां पर जो सीट क्या हो जाए, खाली हो जाए, सीट रिक्त हो जाए, तो यहाँ पर जो चुनाव कराया जाएगा, फिर से चुनाव कराया जाएगा, तो इसको कहा जाता है उपचुनाव। और ये जो उपचुनाव होता है ना, ये शेष कार्यकाल के लिए होता है, शेष कार्यकाल के लिए। जान लीजिए यहाँ पर किसके लिए होता है? शेष कार्यकाल के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रत्याशी जीता हुआ है, उसने 2 साल अपना कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिया, तो बचा कितना? 3 साल। तो वो जो फिर से चुनाव होगा, बाई इलेक्शन होगा, वो कितने? 3 साल के लिए ही होगा। तो ये दूसरा हो गया उपचुनाव। एक चुनाव और होता है, उसको कहा जाता है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। मध्यावधि चुनाव को कहा जाता है मिड टर्म, मिड टर्म इलेक्शन। ठीक, इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। अब जैसे नाम से लग रहा मध्यावधि, यानी कि बीच में पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी जिसने सरकार बनाया है, अगर वो गठबंधन से सरकार बनाई है, बीच में से सरकार गिर जाती है, तो अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि नहीं अब यहाँ पर चुनाव कराना आवश्यक है, कोई भी पार्टी अब ये जो बहुमत नहीं हासिल कर पा रही है, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर देता है। ठीक, किसकी घोषणा कर देता है? मध्यावधि चुनाव की। अब ये मध्यावधि जो चुनाव होता है ना, ये पूरे कार्यकाल के लिए किया जाता है, पूरे कार्यकाल के लिए। यानी कि अभी जो चुनाव जब से होगा, उसके बाद परिणाम आएंगे, उसके बाद जो सरकार बनेगी ना, वो 5 वर्ष पूरा करेगी, यहाँ पर 5 वर्ष पूरा करेगी। तो आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव पूरे कार्यकाल के लिए 5-5 वर्ष के लिए कराए जाते हैं, जबकि उपचुनाव कितने? शेष कार्यकाल के लिए, जो भी शेष कार्यकाल बचा प्रत्याशी का या प्रतिनिधि का, उसके लिए कराया जाता है। इस चीज को यहाँ पर जान लीजिए। अगला देखते हैं 19वां, निम्न में से किसका संबंध चुनाव से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये अभी हम लोगों ने कहा, ये किसका काम है? राष्ट्रपति का काम है। हालांकि सिफारिश कौन करता है? पूरा वो निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव की वैधता का निपटारा निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव शांतिपूर्ण और स्वतंत्र निष्पक्ष कराया जाए, ये कौन करता है? निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल प्रशासक जारी करता है। इसके बाद निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। अन्य प्रश्नगत कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला देख लेते हैं भारत में निर्वाचन प्रक्रम। निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा? निर्वाचन प्रक्रम मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया के आरंभ। निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरीके से आरंभ होती है, वहां से पूछा गया है। सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? वो निर्वाचन आयोग नहीं जारी करता, वो राष्ट्रपति करता है। दूसरा देखते हैं बी वाला, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना। ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं अधिसूचना जारी। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, ये सही। देखिए अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया था, निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना, दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं, गलत है। निर्वाचन की सिफारिश तो करता है, लेकिन अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी करते, इसलिए ये गलत हो गया।
चलिए आगे देखते हैं 21वां सवाल। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए, अलग अलग निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रणाली या निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है भारत में, यानी कि चुनाव के लिए कौन कौन सी प्रणाली, कौन कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। हाँ, ये सही है। वयस्क मताधिकार का मतलब है एक न्यूनतम आयु से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी जनसंख्या होती है, सबको क्या मताधिकार दे दिया जाए, उनको मत देने का अधिकार दिया जाए। इसको कहा जाता है वयस्क मताधिकार। यानी कि भारत में 18 वर्ष की आयु से अधिक जितने भी जनसंख्या है उन सबको मत का अधिकार दिया गया है, मतदान का अधिकार है, इसलिए उसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब जब जिस भी चुनाव में जनता सीधे इलेक्शन में भाग लेती है, सीधे वोट डालती है जाकर के, तो उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। तो भारत में कौन कौन से चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं? तो लोकसभा का चुनाव हो गया, आपका विधानसभा का चुनाव हो गया, पंचायत का चुनाव हो गया, नगर निकाय का चुनाव हो गया। 4 चुनाव ऐसे होते हैं जिनमें जनता सीधे भाग लेती है। इसको कहा जाता है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा, पहला सही हो गया। दूसरा देखते हैं एकल संक्रमणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। अब देखिए कुछ चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भी होते हैं भारत में, जैसे राज्यसभा का चुनाव। किसका चुनाव? राज्यसभा का चुनाव। राज्यों में विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये सब चुनाव कैसे हो? अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होते हैं। तो दूसरा भी सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये गलत है। सूची प्रणाली को भारत में नहीं अपनाया गया। ये इस प्रकार से भारत में कोई भी मतदान नहीं होता, चुनाव नहीं होता। अप्रत्यक्ष निर्वाचन संचयी मतदान भी नहीं होता है, ये दोनों नहीं होते, इसलिए 3 और 4 गलत हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात और जान लीजिए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहाँ पर ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? जहां पर जैसे कुछ अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं ना, अगर उनको प्रतिनिधि देना हो तब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सही है। यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए ये प्रणाली ज्यादा सही मानी जाती है, क्योंकि उनको भी अगर जो है प्रतिनिधित्व देना है, उनको भी आगे बढ़ाना है, तो ये प्रणाली ज्यादा सही है। बहुसंख्यकों के लिए प्रणाली नहीं सही है। तो जिस देश में अल्पसंख्यक है, अगर उनको सरकार महत्व देना चाहती है तो इस प्रकार की प्रणाली अपनाई जा सकती है। 21वां हो गया, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए उत्तर में दिया है 1 और 2। भारत में निर्वाचन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रणालियां अपनाई गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं। ठीक, वही जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया। 22वां सवाल देखते हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? जो अभी हमने कहा अनुच्छेद आपका 103, अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 में कहा गया कि अगर संसद का कोई भी सदस्य अगर उस पर अयोग्यता संबंधी कोई प्रश्न चिन्ह लगता है, उस पर कोई आरोप लगता है, तो इस आरोप या विवाद का निपटारा राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह से करते हैं। ठीक है, किसके सलाह से? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। तो यहीं पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदनों को सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्धारताओं का उल्लेख है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 103 यहाँ देखिए लिखा गया। 130 के तहत सांसदों की अयोग्यता
या निरर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल बदल या दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से है। अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। देखिए, जो सदन के सदस्य होगा, चाहे लोकसभा का हो राज्यसभा का हो, अगर उस पर अयोग्यता संबंधी कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, अयोग्यता संबंधी कोई विवाद हो जाता है, तो अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति इसका निपटारा करता है। अगर दल बदल संबंधित कोई विवाद हो गया है, दल बदल के आधार पर वह अयोग्य ठहराया जा रहा है, तो इस विवाद का निपटारा जो सदन का अध्यक्ष या सभापति होगा वो करता है। अगर लोकसभा में सांसद है तो वहां पर स्पीकर करेगा, अगर राज्यसभा में वह राज्यसभा का सदस्य है तो वहां पर सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति करेगा। अगला देखिए, संसद के सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा, तो भारत के निर्वाचन आयोग। अगला देखिए 24वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हता से संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा, तो आप निर्वाचन आयोग हो गया। 25वां देखते हैं, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि यानी कि जमानत राशि खो देता है तो इसका क्या अर्थ है। देखिए, जब कोई भी चुनाव होने वाला होता है तो जो भी प्रत्याशी उम्मीदवार होते हैं वो जब नामांकन पत्र दाखिल करने जाते हैं तो उनको एक निश्चित राशि जमानत शुल्क के रूप में जमा करनी होती है नामांकन के दौरान। इसको ही कहा जाता है, जमानत राशि कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक सामान्य सी बात, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रत्याशी है ना उनकी संख्या बहुत अधिक ना हो जाए। उनकी जब संख्या ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो जाएंगे तो निर्वाचन आयोग को समस्या होगी। निर्वाचन आयोग को समस्या इसलिए होगी क्योंकि ज्यादा चुनाव चिन्ह आवंटित करना होगा, और अगर ईवीएम मशीन है तो वहां पर जो है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अगर बैलेट पेपर से जो है वो हो रहा है इलेक्शन तो बैलेट पेपर ज्यादा वेस्ट जाएंगे, तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इसलिए इन पर कंट्रोल करने के लिए जो बहुत से ऐसे प्रत्याशी भी लड़ जाते हैं चुनाव जिनके जीतने की कोई संभावना नहीं होती, फिर भी वो जो है सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ जाते हैं, तो इन पर रोक लगाने के लिए जमानत राशि देने का प्रावधान किया गया। तो उसी को पूछ रहा, उसका क्या मतलब, अगर जो प्रत्याशी है अपने वो जमानत राशि अगर उसने क्या कर दिया, खो दिया, तो यानी कि इसका मतलब है कि देखिए जमानत राशि कब उसकी जब्त हो जाएगी, कब उसको जमानत राशि नहीं मिलेगी, अगर वो कुल जो है वैलिड मत पड़े हैं, यानी कि कुल वैधानिक मत, ठीक, अगर कुल वैधानिक मत जितने पड़े हैं उस इलेक्शन में, अगर उसका 1/6 से कम प्राप्त किया वो प्रत्याशी 6 से कम प्राप्त किया, 1/6 से कम उसको मिला, तब उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, तो उसकी जमानत राशि उसको वापस नहीं मिलेगी। अगर 1/6 वोट से ज्यादा पा गया वो, तब उसकी जमानत राशि वहां पर वापस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, इसका जो है ऑप्शन में मतदान बहुत कम हुआ, ये नहीं सही है। मतदान बहुत कम होने से नहीं मतलब है, जितना भी मतदान हुआ उसमें से उसको 1/6 मिलना चाहिए। जितना भी हुआ, चाहे 10 हुआ, चाहे 20 हुआ, चाहे 20,000, 2 लाख, जितना भी हुआ उसमें से 1/6 होना चाहिए। तो चाहे कम हो या अथवा ज्यादा हो, तो 1/6 की बात हो रही, तो यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा देखिए, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन था, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन था, तो ये भी नहीं सही है। यानी कि इनका कहने का मतलब कि जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होना चाहिए था, ये भी सही नहीं है। निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, नहीं, इसका तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। निर्वाचित जो प्रत्याशी है अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी है, यानी निर्वाचित जो जीता हुआ प्रत्याशी है अपना जो निकटतम यानी दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी जीत कर आया उस पर विजय बहुत डिफरेंस ज्यादा नहीं था, नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर इससे कोई संबंध ही नहीं इसका। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, हाँ ये सही है। आप
देखिए अगर जो प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वोट तो जाहिर सी बात है बंट जाएगा। ठीक है, जब बंट जाएगा वोट तो यहाँ पर देखिए बहुत जब ज्यादा संख्या हो जाएगी ना तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनको 1/6 से कम वोट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। अगर उनकी संख्या कम रहेगी तो 1/6 वोट मिलना आसान हो जाएगा। अगर उनकी संख्या बहुत अधिक ज्यादा हो जाएगी तो 1/6 वोट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निश्चित जमानत राशि रखनी पड़ती है यदि कुल वैध पड़े मतों का, यानी वैधानिक मत ही हमने बताया, वैध पड़े मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो यह राशि खो बैठता है। दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफी अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्णय दिया गया है तो संसद है। जाहिर सी बात है कि जो है निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसका निर्माण तो संसद ही करेगी। हालांकि निर्वाचन कराने के लिए उत्तरदायी संस्था है निर्वाचन आयोग, लेकिन प्रक्रिया नियम नियमावली कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो जाहिर सी बात संसद है, संसद ही तय करेगी कौन कौन से व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। या नियम नियमावली बनाकर निर्वाचन आयोग को कौन देगा? तो संसद ही देगी, संसद पास करेगी अपने सदस्यों में से। तो व्याख्या देख लेते हैं। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है तो वह सजा के दौरान तथा उसके अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। 6 वर्ष के लिए अगर वह अपराधी तो 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम की धारा 8(1) के तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोषी कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी 6 वर्षों की अवधि हेतु कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान अथवा उसके बाद 6 वर्षों की अवधि हेतु सदन की सदस्यता और चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। अगला देखते हैं। चुनाव की घोषणा होती ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। हाँ सही है, कथन तो सही है। चुनाव की घोषणा होती है यानी कि अधिसूचना जो राष्ट्रपति जारी कर देगा या राज्यपाल जारी कर देगा, राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होगा। हाँ सही है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। चुनाव कारण क्या है? सही है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। चुनाव की घोषणा होती राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है और आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। ठीक, चलिए देखते हैं व्याख्या। कोड देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सत्य पर आर ए का सही जो है नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा सी वाला क्या कर रहा है? ए सत्य है पर आर असत्य है। ठीक, ए सत्य है पर देखिए ये तो नहीं है क्योंकि कथन सत्य है, ये सही हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उन मानदंडों का एक दस्तावेज है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यानी कि एक प्रकार का मापदंड होता है जिनका पालन करना होता है। किसको? राजनीतिक दलों को। जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है कि चुनाव होने वाला है, किस किस डेट को चुनाव होगा, यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है तथा उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। इसके द्वारा आचार संहिता आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई जाती है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से ही लागू हो जाती है तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। भारत संघ बनाम हरबंश सिंह जलाल व अन्य सुप्रीम कोर्ट। उपयुक्त से स्पष्ट है कि कथन ए सत्य है किंतु आर गलत, अतः विकल्प सी सही है। अगला देख लिया 28वां। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? मूल अधिकार नहीं है। नैसर्गिक अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है। संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। विधिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार का मतलब ऐसे अधिकार
जिनका वर्णन, ठीक है, जिनका वर्णन कहाँ हो, संविधान के किसी अनुच्छेद में है। तो मत देने का अधिकार संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है। इसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया। निर्वाचित होने और जो है निर्वाचन में भाग लेने के लिए मत देने का अधिकार है, वो बाद में जो है जोड़ा गया संविधान में। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, शायद यही है, कंफर्म नहीं है बहुत अब। तो यहाँ पर इसलिए संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसको विधिक अधिकार कहा जा सकता है। विधिक अधिकार भी कह सकते हैं और सांविधिक अधिकार भी कह सकते हैं। सांविधिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, विधिक अधिकार, इसको कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं। कानूनी अधिकार या विधि अधिकार ये भी कह सकते हैं। व्याख्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, देखिए यहीं पर चर्चा हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एक ही बात है कि धारा 79D में निर्वाचक अधिकार को परिभाषित किया गया, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में उम्मीदवार होने या ना होने, उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने या ना लेने, चुनाव मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के अधिकार को शामिल किया गया है। ज्योति बसु या अन्य बनाम देवी घोषाल एवं अन्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मताधिकार को विधिक या वैधानिक, यहाँ पर देखिए विधिक, वैधानिक, सांविधिक, कानूनी विधि चाहे जो कह लीजिए, अधिकार घोषित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक प्रकार से विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। यहाँ शब्द और जोड़ लीजिए, इसको सांविधिक भी कहा जाता है, सांविधिक भी कहा जाता है या कानूनी भी कहा जाता है, कानूनी अधिकार। ठीक है, अगला देख लेते हैं 29वां। भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? संवैधानिक नहीं है, मूल नहीं है, विधिक अधिकार, एक अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया। भारत में मत देने का अधिकार यही हो गया आपका वैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, विधि अधिकार, कानूनी अधिकार, वही जो इसके ऊपर लिखा गया था। यानी अनुच्छेद 326 के तहत वैध मताधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 31वां। नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो ये आपका 1989 के चुनाव में किया गया। अभी हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किया था, कुछ समय पहले चर्चा किया कि निर्वाचन आयोग जो पहले एक सदस्यीय होता था, 1989 में उसको राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय कर दिया गया, क्योंकि उसमें जो है 61वां संविधान, कौन सा संविधान? तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो कि लागू हुआ 89 में लागू हुआ था, 88-89 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि वैध मताधिकार की जो आयु है 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 21 से घटाकर कितना? 18 कर दिया गया। इस तरीके से अचानक जो है ऐसे युवकों की संख्या बढ़ गई जो मतदान के लिए पात्र हो गए। इसलिए वहां पर राष्ट्रपति ने जो निर्वाचन आयोग में एक सदस्य के स्थान पर 3 सदस्य कर दिया, क्योंकि अचानक निर्वाचन आयोग का काम बढ़ गया ना, वोटर लिस्ट बनाना, उनके लिए कार्ड जारी करना, उनको सूची में डालना, इसलिए काम बढ़ गया। ठीक है, तो यही हो गया आपका 9वीं लोकसभा था। 9वीं लोकसभा में पहली बार जो है 18 वर्ष की आयु के लोगों ने भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं का मतलब क्या है? यहाँ पर संसद, केंद्र की व्यवस्थापिका क्या है? संसद, और राज्य की व्यवस्थापिका का मतलब विधानमंडल। विधानमंडल, राज्य की व्यवस्थापिका, हाँ विधानमंडल नहीं विधानमंडल के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है, ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से इसको किया गया। सबसे पहले इन लोगों ने भाग लिया था 9वीं लोकसभा में। जो अभी तक लोकसभा चल रही है ना, एक कब 2019 से चल रही है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है चल रही है 2019 से 2024 तक। ये कौन सी लोकसभा है, किस क्रम की है?
इसको कहेंगे 17वीं। तो 9वीं लोकसभा के चुनाव में 1989 में जो चुनाव हुआ था ना, 9वीं लोकसभा 1989, उसमें पहली बार जो है ऐसा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है ताकि अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाए। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका का मतलब यहाँ पर क्या है जानते हैं? व्यवस्थापिका का मतलब यहाँ पर है संसद। केंद्र की व्यवस्थापिका किसको कहा जाता है? संसद को। राज्य की व्यवस्थापिका विधानमंडल। विधानमंडल अगर जहाँ पर 2 सदन ही नहीं है तो वहां पर केवल विधानसभा भी कह सकते हैं उसको। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वही हो गया आपका 61वां संविधान। चलिए अगला देखते हैं। 34वां भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नांकित में से किस एक से संबंधित है? 61वां वही है मतदाताओं की आयु घटाने से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां नहीं है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ये इससे संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं 35वां संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? वयस्क मताधिकार को मान्यता, ये अनुच्छेद आपका 326 वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद किसमें कहा गया? 326। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस नियत किया जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो। 61वें संविधान से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृत, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरहित न किया जा सके ऐसे किसी मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? वही जो रिपीट कर दिया, अनुच्छेद 326। पार्लियामेंट मतलब संसद द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो आपका 18 वर्ष है। इकसठवां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए। संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। 38वां देखते हैं। यह राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। राज्य विधानमंडल का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं विधान मंडल, और ये विधानसभा और विधान परिषद ये तो होता है ना। विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। इनके निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है या वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। देखिए यहाँ पर राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अगर वो चुनाव विधानसभा का है तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और अगर विधान परिषद का चुनाव है तब वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा क्योंकि जनता चरण भाग नहीं लेगी। लेकिन आंशिक रूप से चलिए इसको सही मानते हैं। अभी फिर ऑप्शन देखते हैं कौन सा क्या है। दूसरा देखते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक सूची होगी। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन यानी कि एक जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके लिए एक निर्वाचक सूची होगी। हाँ ये भी सही है। एक वोटर लिस्ट होता है, ये वोटर लिस्ट की बात कर रहा है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। यानी कि धर्म, जाति, लिंग इन सब के आधार पर जो कोई वोटर लिस्ट या मतदाता सूची नहीं बनाई गई। हाँ ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। हाँ ये भी सही है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अपने मानदंड बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो आचार संहिता के भीतर ही काम करेंगे लेकिन वो बना सकते हैं, ऐसा
उनको क्या करना है, उनका एजेंडा क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें कर सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं, इस तरह की सभी चारों सही हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधानित है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वैध मताधिकार के आधार पर होंगे। साथ ही अनुच्छेद 325 के तहत प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी और केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इनमें से किसी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र होगा। इसके अतिरिक्त भारत में निर्वाचन राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, इसलिए अभी उत्तर विकल्प डी सही होगा। अगला देख लेते हैं, निर्गम मत सर्वेक्षण। निर्गम मत सर्वेक्षण, देखिए यहाँ पर इसकी जो इंग्लिश होती है ना, इसकी इंग्लिश होती है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल, एग्जिट पोल के बारे में पूछ रहा है। पहले हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं एग्जिट पोल क्या है। देखिए, ये चुनाव के उपरांत, चुनाव बाद एक प्रकार का सर्वे होता है। एक सर्वे होता है जो न्यूज एजेंसियां होती हैं, जहां पर चुनाव हो गया जिस क्षेत्र में, वहां पर न्यूज एजेंसियां जाती हैं और वहां की जो मतदाताओं से सर्वे कराती हैं और यह जानने की कोशिश करती हैं कि वहां पर जो चुनाव हुआ है किस प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा वोट गए हैं। इसको कहा जाता है एग्जिट पोल। ये यानी कि चुनाव के बाद का जो है परिणाम के लिए जो अनुमान लगाया जाता है वो एग्जिट पोल होता है, चुनाव के बाद होता है। इसी तरीके से एक और जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है जनमत सर्वेक्षण कहा जाता है। जनमत सर्वे या सर्वेक्षण कहा जाता है। ये चुनाव से पहले कराया जाता है, चुनाव से पूर्व। ये भी न्यूज एजेंसियों द्वारा कराया जा सकता है। चुनाव से पूर्व कराया जाता है, न्यूज एजेंसियों द्वारा कराया जाता है, न्यूज एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। और यह जानने की कोशिश किया जाता है कि वहाँ की जो जनसंख्या है, जो मतदाता है ना, उनका विचार क्या है, वो किस पार्टी के पक्ष में जाना चाहते हैं, किस प्रत्याशी को वोट डालना चाहते हैं। तो ये प्रकार से ये भी क्या है, पूर्वानुमान है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या है कथन से संबंधित। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट हो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। निर्गम सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? निर्गम सर्वेक्षण मतलब एग्जिट पोल। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं की उस निर्वाचनेतर यानी कि निर्वाचन के बाद सर्वेक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। हाँ, ये सही है जो भी हम लोगों ने बताया। बी, निर्गम मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है, गलत है। निर्गम मत सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल ये चुनाव बाद होता है, निर्वाचन बाद, चुनाव बाद। और जनमत सर्वेक्षण ये होता है, ये चुनाव पहले होता है, चुनाव के पहले। ठीक, तो इसलिए बी गलत हो गया। निर्गम मत सर्वेक्षण वह युक्त है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता। अनुमान तो किया जा सकता है लेकिन सही पूर्वानुमान यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, ये भी आंशिक रूप से सही है लेकिन ये प्रक्रिया ज्यादा सही लग रही है, ये वाला। डी, निर्गम मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्त है जिससे रूप धारण करके मतदान रोका जा सकता। नहीं, ये मतदान रोकने का इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। ये निर्वाचन आयोग तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, तो इसलिए तो एकदम बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए और जो सी सही है, सी आंशिक रूप से भी सही लेकिन ए ज्यादा सटीक सही, इसलिए हम लोग उत्तर ए को लगाएंगे। देखिए व्याख्या देख लीजिए, निर्गम मत सर्वेक्षण यहाँ देखिए लिखा हुआ एग्जिट पोल वह पद्धति है जिससे मतदाताओं के तुरंत बाद यह पता लगाया जाता है कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि जनमत सर्वेक्षण मतदान के पहले
चुनाव के संबंध में जनता की राय जानने के लिए विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग कर लेते हैं उनको। 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में, यानी कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, कितनी है? मतदान की युक्त निर्वाचक, देखिए एक शब्द होता है निर्वाचक, निर्वाचन, और जो दूसरा शब्द होता है निर्वाचक, निर्वाचक, और एक शब्द होता है निर्वाचित। निर्वाचन मतलब चुनाव हो गया, जान ही लीजिए चुनाव, और निर्वाचक का मतलब चुनाव में भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं ना, उनको निर्वाचक कहा जाता है। इसमें आप सीधे कह सकते हैं मतदाता। और निर्वाचित का मतलब जो प्रत्याशी जीत गया हो, जीता हुआ प्रत्याशी, उसको क्या कहा जाएगा? निर्वाचित, चुन लिया गया हो प्रत्याशी। देखिए वहां पर उस समय एक करंट का सवाल था, तो हम लोग ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। इस समय सांसद 14 थी। 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी कि वोटर कितने थे? 908.72 मिलियन, ये वोटरों की संख्या की बात हो रही है। 41वां देखते हैं, भारत में ऐसा कानून नहीं है। यहाँ पर क्या है? भारत में ऐसा कानून नहीं है। भारत में ऐसा कानून नहीं है कि लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। कानून तो है, 3 निर्वाचन क्षेत्र से कोई नहीं लड़ सकता, ये कानून है इसके लिए, तो ये गलत हो जाएगा। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। ठीक है, ये जो प्रक्रिया लाई गई कि 3 निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं लड़ सकता, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं लड़ सकता कोई चुनाव, ये कब? 1996 में लाया गया। तो इससे 96 से पहले ये हो गया था, इसलिए जो है 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, यहाँ पर सही है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया, बशर्ते या सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ। नहीं, ऐसा वो पार्टियों द्वारा जो खर्चा उठाने की कहीं बात नहीं है। एक चीज यहाँ पर और जान लीजिए कि जो चुनाव में निधियन होता है, निधियन का मतलब जो खर्चा आता है, निधि जो खर्च की जाती है ना, उसको कहा जाता है निधियन। ये निधियन कौन करता है? ये करते हैं कार्यपालिका, यानी कि सरकार। जो पूरा पैसा खर्चा होगा पूरे चुनाव में, ये कौन खर्चा करेगा? ये सरकार करती है, कार्यपालिका, सरकार। आगे देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में 1996 संशोधन के तहत धारा 33 में प्रावधान किया गया कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराया गया 2 या अधिक सीटों के उपचुनाव में से 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। इस 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 तक लड़ सकता है। कथन 2 सही, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने 1991 लोकसभा चुनाव में रोहतक हरियाणा है, सीकर राजस्थान में, फिरोजपुर भी कहाँ पर है? पंजाब में है, कि निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, यानी कि 3 राज्यों से उन्होंने चुनाव लड़ा, परंतु वे तीनों सीटों पर पराजित हुए। जहां तक कथन 3 का प्रश्न है, तो यह 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित अवश्य किया गया था, परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाया गया। यूपीएससी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर देखिए, चुनाव से संबंधित सुधार करने के लिए समय समय पर जो है अधिनियम लाए गए। तो इससे संबंधित एक अधिनियम 1996 में भी लाया गया। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोषसिद्धि के होने पर दोषसिद्धि की 3 से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव लड़ने की योग्यता हो जाएगी। यानी कि कोई भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, भारत के संविधान का अपमान करता है, तो इस आधार पर अगर वह दोष सिद्ध हुआ है
तो क्या 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता? ठीक, हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 6 वर्ष के लिए चुनाव, उस पर बैन हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई। यानी कि लोकसभा का जो चुनाव लड़ेगा, जो भी अभ्यर्थी मतलब जो भी प्रत्याशी होगा, उसके प्रतिभूत निक्षेप में यानी कि जमानत राशि में वृद्धि की गई। हाँ, जमानत राशि में समय समय पर वृद्धि की गई है। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के लिए खड़ा नहीं हो सकता। एक से अधिक जो है चुनाव नहीं, हालांकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 में, कहां पर? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 में यह प्रावधान किया गया कि कोई प्रत्याशी एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अभी इसको अमल में नहीं लाया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा इसको अभी अमल में नहीं लाया गया, इसलिए अभी एक से अधिक जो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है कोई भी, इसीलिए तो उपचुनाव कराए जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी का मतलब है प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि जो प्रत्याशी अगर किसी चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है, और चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले इसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या निर्वाचन यानी कि चुनाव को स्थगित किया जा सकता है? प्रत्यादिष्ट मतलब स्थगित नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको 7 दिन का मौका दिया जाता है। उसको मौका दिया जाएगा जो वहां पर जो पार्टी होगी ना, जिस पार्टी का प्रत्याशी जो जिसकी मृत्यु हुई है, जिस पार्टी का है, उस पार्टी को यह मौका दिया जाएगा कि उसकी जगह पर किसी अन्य प्रत्याशी को वहां पर चुनाव में खड़ा कर सकती है। चुनाव स्थगित नहीं किया जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं व्याख्या। प्रश्नगत कथन 1, 2 और 4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951-56 में संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों के संदर्भ में सही है, जबकि 3 सही नहीं है। 1996 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन अधिनियम दिनेश गोस्वामी, देखिए 2-3 समितियां हैं उससे संबंधित हैं। जैसे एक हो गया तारकुंडे समिति, 2-3 समितियों को पढ़ना है। तारकुंडे समिति हो गया। एक तारकुंडे समिति हो गया, एक हो गया दिनेश गोस्वामी, इसको आप जरूर जान लीजिए, दिनेश गोस्वामी समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति, एक और के संथानम समिति। ये 4 समितियां हैं जो गठित की गई थी किसके संबंध में? चुनाव सुधार, निर्वाचन में सुधार करने हेतु ये समितियां गठित की गई थी। इसमें से 2 समिति ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तारकुंडे और दूसरा दिनेश गोस्वामी समिति। तो जो 1996 का लोक प्रतिनिधित्व संशोधन लाया गया था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996, वो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर लाया गया था। तो सिफारिश पर जब अब कोई अभ्यर्थी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उप निर्वाचन में 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाए तो चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होगा, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित दल को नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का विकल्प दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की। लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति ये गलत है। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की नहीं है। 73वां 74वां संविधान संशोधन। लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन, इन्होंने कहा था कि लोकसभा का जो चुनाव होगा इसमें जो खर्चा आएगा वो उसको सरकारी खजाने से खर्च किया जाना चाहिए, नहीं सरकार के द्वारा।
लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि लोकसभा के चुनाव में निर्दल का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता, ये ऐसा कुछ नहीं है। दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1990 में चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूचियों की अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्या के किराए का भुगतान आदि के संदर्भ में सरकार ने अध्ययन की सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी, देखिए दिनेश गोस्वामी समिति एक इम्पोर्टेंट एक कमेटी थी जिन्होंने चुनाव सुधारों पर अपनी रिपोर्ट दिया। दो तीन चीजें यहाँ पर याद करना आवश्यक है। एक, जो अभी आजकल के चुनाव में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रयोग हो रहा है ना, उसकी सिफारिश भी दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। और जो अभी वोटर आईडी एक बनती है सभी मतदाताओं की, तो उसको कहा जाता है मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र। इसकी भी सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति ने किया था। और एक चीज और यहाँ पर तीसरा यहाँ पर जान लेंगे कि अगर कोई जो है निर्वाचित प्रत्याशी यानी कि जो जीता हुआ प्रत्याशी अगर उसकी जो मृत्यु हो जाती है या सीट अगर किसी भी वजह से खाली हो जाती है ना, तो सीट खाली होने पर 6 माह के भीतर उसको वहां पर चुनाव होना चाहिए। उसको फिर से जो क्या करना चाहिए, वहां फिर से कराना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है इसे निर्वाचन सुधारों से। लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है। 84 सीट है और 47 सीट है, तो यहाँ 44 नहीं है, गलत हो जाएगा, कथन ही गलत। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट है, हालांकि ये सही है 84 सीट अनुसूचित जातियों। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने के लिए परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। नहीं, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर नहीं करता है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्ष 2008 के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों की राशि तथा कथन एक सही है, सही नहीं है। परिसीमन आयोग का संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसी निर्वाचित क्षेत्र के सीमांकन एवं उसे आरक्षित करने के लिए परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। इस पर कथन 2 सही है जबकि कथन 3 गलत है। आगे चलते हैं। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सही है, किसी न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होता है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। हाँ, इसका निर्णय अंतिम होता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जो अभी तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, 1992 परिसीमन आयोग, 1963 और 1973, 2002 और 2020। अभी तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया, कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। हालांकि परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में इसमें यह प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना होगी और जनगणना के बाद जो है परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाएगा। 10 वर्ष बाद जब भी जनगणना होगी पुनः परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों का किया जाएगा। इसमें प्रावधान किया गया था। अभी तक कितनी बार, 5 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः जो है निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वही होता है। परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत के सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की
सीमा निर्धारित करना होता है। यह आयोग शक्तिशाली संस्था है जिसके आदेशों की किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेश लोकसभा संबंधित राज्य विधानसभा को समझ रखे, किंतु इन्हें आदेशों आयोग के आदेशों में सुधार की अनुमति नहीं। अब तक 5 बार, यही जो हमने लोगों ने भी किया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अल्पसंख्यकों के लिए अच्छी मानी जाती है, सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों, विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूह के यथाचित प्रतिनिधित्व को सुलभ करती है। हाँ, ये भी सही है। अगर लिंग के आधार पर जो है आरक्षण देना है या जो विचारधारा के आधार पर, तो ये सही, व्याख्या भी सही कर रहा है इसकी। अगला देख 48, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, बहुमत के शासन को नहीं, सरकार में स्थिरता को नहीं, अल्पसंख्यक वही है, अल्पसंख्यक के लिए अच्छी मानी जाती है। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां पर द्विदलीय, अगर द्विदलीय शासन प्रणाली किसी देश में है तो वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है आवश्यक नहीं है, क्योंकि 2 ही दल होंगे। जब 2 ही दल होंगे तो आवश्यक बात है कि ये दोनों में से एक दल जो है सत्तासीन होगा ही, तो वहां पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना रहती है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट का संस्करण, ये देखिए संस्करण है सी है, M3 है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पर पढ़ लेंगे, इसको एक बार याद कर लेंगे, इसमें बहुत कुछ खास नहीं, सवाल नहीं पूछा जल्दी। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य किस वर्ष बनाया गया? तो आप क्या कर सकते हैं, 1989 में 3 सदस्य बनाया गया, फिर पुनः 1990 में 1 सदस्य कर दिया गया, फिर 1993 में 3 सदस्य किया गया। ठीक, पहले 1989 में 3 सदस्य बनाया गया, फिर 1990 में 1 सदस्य कर दिया गया, फिर 1993 में 3 सदस्य कर दिया। ये क्रम अपना चलता रहा। भारत के निर्वाचन आयोग मूलतः एक निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1953 को पुनः 2 अतिरिक्त बनाए गए। निम्न में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था तो MS गिल, NB लोहानी, TS कृष्णमूर्ति, लिंग 2, ये इसमें से कौन सा है? बी जो है NB लोहानी नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं सीधे सी। सन 2000 में डॉक्टर MS लिंग 2 चुनाव के अध्यक्ष थे और कृष्णमूर्ति लिंग 2 अन्य सदस्य थे। बाद में क्रमशः लिंग 2 और कृष्णमूर्ति भी मुख्य चुनाव आयुक्त बने। देखिए प्रावधान क्या, 3 सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जब सुकुमार सेन थे जो है, सबसे पहले जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। आम चुनाव सबसे पहले लोकसभा का कब हुआ था? आम चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय जो चूंकि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग 1 सदस्य होता था, उसमें केवल सुकुमार सेन थे। तो सुकुमार सेन को उस समय क्या कर सकते हैं? चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। रमा देवी, ठीक, ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। हालांकि ये क्या थी? ये केवल कार्यकारी थी, कार्यकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। इन्होंने यानी कार्यभार संभाला था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के उपस्थित न होने पर इन्होंने कार्यभार संभाला। लेकिन देवी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी जो कि पहली महिला थी। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 1950 से 1958 तक था। भारत की प्रथम अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी, कार्यकाल 90 से उसी 90 में था, 26 नवंबर 1990 से 11 से 19। भारत के वर्तमान 25वें मुख्य न्यायाधीश आयुक्त राजीव कुमार है। कौन है इस वर्तमान 15 मई 2000 से? कौन है? राजीव कुमार है। भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वही है, VS रमा देवी। कौन सा वोटर्स डे है? यानी कि मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी। 25 जनवरी। अब ये कब से मनाया जा रहा? पहले नहीं मनाया जाता था, 2011 से शुरू किया गया इसको। देखिए इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है ना, ये निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग स्थापना है, इसकी स्थापना ये 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए इसी तिथि को ही जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। वही है सवाल यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है, तो आपका 25 जनवरी। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगला जो चैप्टर होगा राजनीतिक दल होगा। अब इसको अगले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।